आइए आज हम बात करते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। तो देखिए एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यहाँ पे होता क्या है मेनली, तो ये एक तरह से ना इसको अगर हम आसान भाषा में बोले तो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। तो यानी पल्मोनरी एडिमा यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कार्डियोजेनिक कोई रोल नहीं होगा, यानी हार्ट का कोई रोल नहीं होगा और हमको पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्योंकि यहाँ पे हमको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई हार्ट का कॉज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, इसमें 4 क्राइटेरिया हैं, यहाँ पे हम ये बात कर लेंगे और पैथोफिजियो की बात करेंगे और कॉज की बात कर लेंगे और हमको कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेंगे ये बात करते हैं और मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो सब हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम पैथोफिजियो की बात करें, इसमें होता क्या है। तो पैथोफिजियो में देखिए ये हमारी एल्वोलाई है और ये देखिए ये हमारी एंडोथेलियल कैपिलरीज है, ठीक है। हम जूम करके बना दिए तो यहाँ पे देखिए ये एल्वोलाई में ये एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है और ये टाइप 1 न्यूमोसाइट और ये देखिए टाइप 2 न्यूमोसाइट, दोनों तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। गैसेस एक्सचेंज में इनका रोल होता है और ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल कंडीशन में ऐसा। लेकिन देखिए जैसे सेप्सिस हुआ या एस्पिरेशन निमोनिया हुआ या बर्न हुआ, ट्रामा हुआ, पेनक्रियाटाइटिस हुआ या ड्राउनिंग इंजरीज, इन सारी वजहों से कुछ भी हो सकता है और मोस्ट कॉमनली सेप्सिस की वजह से, ठीक है। तो हमको क्या हुआ, सेप्सिस हुआ या कुछ भी हुआ तो क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए सेप्सिस की वजह से एल्वोलर एपिथेलियल इंजरी देखने को मिलेगी। तो देखिए एल्वोलाई की एपिथेलियम ऐसे थी, लेकिन सेप्सिस की वजह से देखिए यहाँ पे एल्वोलर एपिथेलियल इंजरी हमको देखने को मिली, ठीक है। तो ये एल्वोलर एपिथेलियल इंजरी देखने को मिली, जिसकी वजह से देखिए इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा और साइटोकाइंस ये सारे रिलीज होंगे। और जब ये सब रिलीज होंगे ना तो क्या होगा, न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंटरल्यूकिन्स जो है ये न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करेंगे, जिस वजह से न्यूट्रोफिल आएगा। अब जब ये न्यूट्रोफिल आ गया और ये सारे साइटोकाइंस आ गए तो ये जो हमारी एंडोथेलियम है ना, इस एंडोथेलियम में भी हमको डैमेज देखने को मिलेगा। तो ये एंडोथेलियम भी डैमेज हो जाएंगे इस तरह से, ठीक। तो ये एंडोथेलियम डैमेज हो गई, तो ये चीज़ हुई, हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब क्या हुआ कि जो ब्लड यहाँ से आ रहा है, अब एंडोथेलियल डैमेज होने की वजह से यहाँ से प्रोटीन और फ्लूइड इधर लीक हो जाएगा। प्रोटीन, फ्लूइड और बहुत सारे एक्सोडेट यहाँ रिलीज हो जाएंगे और यहाँ पे हमको थिक मेम्ब्रेन वगैरह देखने को मिल जाएगी। मीन्स यहाँ पे पूरे एक्सोडेट ये पूरा फ्लूइड भर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोटीन लीक हो गया, सब कुछ लीक हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे हमको पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। और ये देखिए ये कार्डियोजेनिक नहीं है, यहाँ पे सेप्सिस वगैरह की वजह से हो रहा है। तो यही हम बताएं कि नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होता है, इसी को हम बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब ये डैमेज हो गया और यही गैसियस एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार होती है, गैसियस एक्सचेंज यही होता है। और जब यहाँ पे हमको परेशानी देखने को मिल रही है, अब जब यहाँ पे पैथोलॉजी हो गई है तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। अब जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो ऑक्सीजन ब्लड में नहीं आएगा, और जब ऑक्सीजन ब्लड में नहीं आएगा तो इस वजह से हमको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा, यानी बहुत ही खतरनाक कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ हम पैथोफिजियो की पूरी बात बता दी है, यहाँ पे भी देखिए यही बताया गया है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए एल्वोलर इंसल्ट, तो एल्वोलाई डैमेज होंगी, ठीक है। हम यहाँ पे बताएं कि सेप्सिस की वजह से मोस्ट कॉमनली या दूसरे कॉज भी हो सकते हैं, इनकी वजह से एल्वोलाई डैमेज होंगे, जिसकी वजह से रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। तो देखिए प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस रिलीज होंगे, जैसे न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट हो जाएगा और एक्टिवेशन एंड रिलीज ऑफ टॉक्सिक मीडिएटर्स। तो एक्टिवेशन और रिलीज हो जाएंगे यहाँ पे टॉक्सिक मीडिएटर्स, जैसे यहाँ पे देखिए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आ जाएंगे, प्रोटीएज आ जाएंगे। तो ये सब यहाँ जो प्रोटीन है इसका ब्रेकडाउन करने लगेंगे, हम बता दिए शॉर्ट में, यही चीज़ यहाँ पे पूरे स्टेप में लिखी है, ठीक। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद क्या होगा, कैपिलरी एंडोथेलियल डैमेज देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे जब प्रोटीज वगैरह आएंगे तो ये कैपिलरी एंडोथेलियल को डैमेज कर देंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज वेसल परमिबिलिटी, तो इस वेसल की परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड इनटू एल्वोलाई। तो एल्वोलाई में प्रोटीन रिच फ्लूइड आ जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा एल्वुलर हायालिन मेम्ब्रेन्स। तो अब जब यहाँ पे प्रोटीन बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो इंट्रा एल्वुलर हायालिन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा। और नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, तो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा हमको देखने को मिलेगा ही। हम यहाँ शुरू में इसका इंट्रोडक्शन करा दिया कि नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और नॉर्मल पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर की बात करें तो ये नॉर्मल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नॉन पल्मोनरी काज है, इस वजह से हमको पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिलेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, देखिए डिक्रीज कंप्लायंस एंड वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। तो अब जब यहाँ पे ये डैमेज हो गया तो इस वजह से हमको कंप्लायंस लंग का ये डिक्रीज हो जाएगा और ये वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो है इसका मिसमैच देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके मिसमैच में हम अच्छे से बात कर चुके हैं, वहां से देख लीजिएगा जब मिसमैच होता है तो क्या होता है। अब जब वेंटिकुलर परफ्यूजन मिसमैच हुआ, इसकी वजह से हमको हाइपोक्सिक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। तो ये कितनी परेशानी आ गई, तो ये वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हुआ, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच में हमको हाइपोक्सिक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों देखने को मिलता है ये भी हम वहां पे बता चुके हैं, ठीक है, वेंटिलेशन और परफ्यूजन वाले टॉपिक में। तो वहां से देख लीजिएगा, इस वजह हाइपोक्सिक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन
कॉन्स्ट्रिक्शन होगा जिसकी वजह से इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए कितनी सारी परेशानी आई, ठीक। तो ये पूरी पैथी बता दी गई। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे ये डैमेज हो जाएंगे, डैमेज होने की वजह से यहाँ पे एक्सुडेटिव फ्लूइड भर जाएगा जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। और जब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा यानी वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो जाएगा, इसकी वजह से हमको यहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपोक्सिक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को बोला गया। और जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिला तो यहाँ पे पल्मोनरी प्रेशर जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट आल्सो कंट्रीब्यूट टू एल्वोलर कोलैप्स। तो यहाँ पे देखिए ये सर्फेक्टेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एल्वोलाई में, लेकिन जब ये डैमेज हो जाएंगे तो यहाँ पे सर जो ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं ये डैमेज हो गए। अब यहाँ पे सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस रहेंगे, इस वजह से सर्फेक्टेंट जब खत्म हो गए तो हमको एल्वोलर कोलैप्स देखने को मिलेगा। और ये हमको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन में देखने को मिलता है। और ये जो है ARDS हमको देखिए प्री टर्म और ड्राउनिंग में भी देखने को मिलता है। तो प्री टर्म और ड्राउनिंग में क्या होता है कि सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से मेजरली देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में पहले ये वाली पैथोफिजियो फॉलो होगी और उसके बाद जब ये सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करने वाले टाइप 2 न्यूमोसाइट डैमेज हो जाएंगे तब हमको जो है एल्वोलर कोलैप्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात कर लिए। तो प्री टर्म में या ड्राउनिंग में यहाँ पे सर्फेक्टेंट लॉस जाते हैं जिसकी वजह से हमको एल्वोलर कोलैप्स देखने को मिलता है। ये हुआ। और कॉज की हम बात कर चुके हैं कि सेप्सिस यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज है। और सेप्सिस जो है अगर लंग सेप्सिस है ना या पल्मोनरी सेप्सिस तो ये प्राइमरी कॉज होता है, तो इसको हम प्राइमरी ARDS बोलते हैं। और अगर सेप्सिस ये किसी और बॉडी पार्ट में है तो इसको हम सेकेंडरी सेप्सिस बोलते हैं, सेकेंडरी ARDS बोलते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस ये सेप्सिस मोस्ट कॉमन कॉज है। एस्पिरेशन निमोनिया है, बर्न है, ट्रामा है, पेनक्लियराइटिस है और ड्राइनिंग इंजरीज, तो ये सब भी ARDS कॉज करती हैं। और नियोनेट में भी हमको ARDS देखने को मिलता है। तो नियोनेट में देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि सर्फेक्टेंट नहीं होता है। और डायग्नोसिस की बात करें तो देखिए ये 4 क्राइटेरिया यहाँ फॉलो होना जरूरी है, ठीक है, तभी इसको हम ARDS बोलेंगे। तो 4 क्राइटेरिया क्या है? तो देखिए ARDS से इसको हम याद रखेंगे। सबसे पहले क्या है? एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल होना चाहिए और बाइलेटरल लंग ओपेसिटीज देखने को मिलेंगी। तो देखिए चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल होगा और देखिए दोनों तरफ जो है ना हमको लंग ओपेसिटीज देखने को मिलेगी, डिफ्यूज ओपेसिटीज। देखिए यहाँ पे हमको अगर नॉर्मल एक्सरे आप देखेंगे हमको याद होगा कि यहाँ पे ब्लैक रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एयर होती है जो कि एक्सरेज को रोकती नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हमको ब्लैक दिखता है। लेकिन जब यहाँ पे फ्लूइड वगैरह ये भर जाएगा तो इस वजह से यहाँ पे हमको ओपेसिटी देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ हुई, बाइलेटरल लंग ओपेसिटी हमको देखने को मिलेंगी पहली चीज़। और रेस्पिरेटरी फेलियर विद इन 1 वीक ऑफ एल्वोलर इंसल्ट। तो एल्वोलर डैमेज के 1 हफ्ते के अंदर ही हमको रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा ना, तभी इसको हम जो है ARDS में कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नाम से ही पता चला कि एक्यूट। तो एक्यूट हम तभी बोलेंगे जब 1 हफ्ते के अंदर ही हमको इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ हुई। और तीसरा क्या देखिए, डिक्रीज्ड PaO2 अपॉन FiO2 रेशियो, ठीक है। तो PaO2 और FiO2 रेशियो ये कम हो जाएगा। ये क्या होता है? तो देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द आर्टरीज। तो आर्टरीज में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है ये, और ये देखिए फ्रैक्शन ऑफ द इनहेल ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं ना एयर से, इसमें कितना ऑक्सीजन है उससे इसका रेशियो हम निकालते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है? 21% होती है। नॉर्मल कंडीशन में हम एयर की बात करें, नॉर्मल एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, तो ये 0.21 ये होता है। लेकिन अगर हम मैनुअली ऑक्सीजन दे रहे हैं तो यहाँ पे हम 100% लगभग ऑक्सीजन देते हैं। तो 100% ऑक्सीजन में ये जो होता है नीचे वाला FiO2 ये 1 हो जाता है। तो बहरहाल इससे हमको मतलब नहीं है, बस यहाँ पे क्या है कि ये कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज्ड PaO2 FiO2, ठीक है। तो इसका रेशियो कम हो जाएगा। तो रेशियो देखिए लेस देन 300, ठीक है, 300 से कम हो जाएगा ARDS में। और हाइपोक्सीमिया ड्यू टू इंक्रीज इंट्रापल्मोनरी शंटिंग। अब यहाँ पे हाइपोक्सीमिया होगी तभी तो हमको ये चीज़ कम देखने को मिल रहा है। इस पे हम अलग से बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे तो बहुत लंबा ये कॉन्सेप्ट है। बस यहाँ पे ये हमको जानना है कि जो आर्टरी में हमारे जो प्रेशर है ना ऑक्सीजन का, यानी हमारे सर्कुलेशन में, ये कम हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो है ना जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं इसमें, यानी जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं इसमें ऑक्सीजन बहुत अच्छे से है, लेकिन हमारे आर्टरीज में ऑक्सीजन कम है, तब जाके ये कम होता है। तो ये चीज़ हुई। और ये जब 300 से कम हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं ARDS। तो ARDS का क्राइटेरिया फॉलो करने के लिए 300 से कम होगा। और देखिए यहाँ पे हाइपोक्सीमिया देखने को मिलेगी क्योंकि इंट्रापल्मोनरी शंटिंग हमको देखने को मिली, क्योंकि यहाँ से जब अब ये गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो शंटिंग देखने को मिलेगी। बिना गैसेस एक्सचेंज हुए इधर से पल्मोनरी आर्टरी से डायरेक्ट पल्मोनरी वेन में ब्लड चला जाएगा, लेकिन ये ऑक्सीडेंट नहीं होगा, इस वजह से इसको हम शंटिंग बोलते हैं। तो शंटिंग देखने को मिली। और डिफ्यूज एबनॉर्मलिटीज़ भी हमको देखने को मिली क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन जो है नहीं हो पाया। तो डिफ्यूजन एबनॉर्मलिटीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिली। तो इस वजह से हमको ये PaO2 और FiO2 का रेशियो कम देखने को मिलेगा। और उसका फिर जो चौथा क्राइटेरिया है, सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर और नॉट ड्यू टू हार्ट फेलियर या फ्लूइड ओवरलोड। तो जो रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है ना, तो ये हार्ट फेलियर की वजह से नहीं होना चाहिए और ना ही फ्लूइड ओवरलोड की वजह से होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है लंग का ही कॉज होना चाहिए, तब जाके इसको हम ARDS बोलते हैं। ये चारों क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। तो अब हमको समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए ये जो PaO2 और FiO2 रेशियो ना, इस बेसिस पे इसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में क्लासीफाई करते हैं। कैसे? तो देखिए अगर ये रेशियो
300 से 200 के बीच में है तो इसको हम माइल्ड ARDS बोलते हैं, और अगर 200 से 100 के बीच में है तो इसको हम मॉडरेट बोलते हैं, और अगर 100 से कम हो गया ना तो इसको हम सीवियर ARDS बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के डायग्नोसिस और क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्राइटेरिया जो होता है ये बर्लिन डिफिनेशन के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस हमको क्या देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, तो गैस एक्सचेंज जो है इम्पेयर्ड हो जाएगा, लंग का कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगा, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। तो ये सब हम यहाँ पे मैकेनिज्म में ही बता के आ गए हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन और लंग कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगा और इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, ये सब हो जाएगा। और साथ साथ ना अगर हम यूरोपियन पीपल में बात करें तो 40% लोगों में डेथ देखने को मिलती है इससे, और इंडियन और पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में बात करें तो यहाँ पे 70 से 75% लोगों में डेथ देखने को मिलती है। तो ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, और इससे डेथ बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे डेथ भी इसका एक कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में देखिए सबसे पहले ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। तो ये जो अंडरलाइंग कॉज है ना, सबसे पहले इसको ट्रीट करना है। इसको ट्रीट करने के बाद अब क्या करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन करेंगे। अब ये मैकेनिकल वेंटिलेशन क्यों करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम बताएं, एक टर्म होता है विली, VILI, वेंटिलेशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी। तो यहाँ पे हमको ना ARDS में विली हमको देखने को मिलता है, यानी वेंटिलेशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी देखने को मिलती है। और इसमें होता क्या है कि अगर हम लंग का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे ना, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर लंग्स में देंगे, बहुत ज़्यादा एयर देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, एल्वोलर ट्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि एल्वोला यहाँ पहले से डैमेज है। अब यहाँ पे लंग का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो एल्वोलर ट्रामा देखने को मिलेगा, पहली चीज़ ये हुई, ठीक है। एल्वोलर ट्रामा या वॉल्यूम ट्रामा इसको हम बोलते हैं, ये देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे ना, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हुआ तो इसकी वजह से बैरोट्रामा देखने को मिलेगा। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है ये अगर ज़्यादा हुआ, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, तो हमको बैरोट्रामा देखने को मिलेगा। और कोलैप्स एंड डीकोलैप्स ड्यूरिंग टाइडल वॉल्यूम, तो जब टाइडल वॉल्यूम हम वो करेंगे ना यहाँ पे, तो टाइडल वॉल्यूम के दौरान यहाँ पे कोलैप्स और डीकोलैप्स, लंग का कोलैप्शन देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि सर्फेक्टेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कोलैप्स का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं एटलेक्टोट्रामा। तो 3 तरह के ट्रामा का चांस होता है, इसी को हम बोलते हैं वेंटिलेशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ट्रामा देखने का चांस होता है, बैरो ट्रामा देखने का चांस होता है, और एटलेक्टो ट्रामा का चांस होता है। तो इसी विली से बचने के लिए हम यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन करते हैं। और मैकेनिकल वेंटिलेशन में क्या करते हैं कि देखिए ये इंक्रीज लंग वॉल्यूम करेंगे तो एल्वोलर ट्रामा होगा, तो इस वजह से लंग का वॉल्यूम हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हम टाइडल वॉल्यूम को जो है ना, टाइडल वॉल्यूम कम ही रखेंगे, ताकि ये हमको एल्वोलर ट्रामा ना देखने को मिले। तो टाइडल वॉल्यूम हम कम रखेंगे। और दूसरी चीज़ देखिए, बैरो ट्रामा से बचने के लिए यहाँ पे जो ड्राइविंग प्रेशर है ना, उसको हम कम रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर एक साथ ना बने। तो इस वजह से यहाँ पे जो ड्राइविंग प्रेशर होगी इसको कम रखेंगे, यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन लो ड्राइविंग प्रेशर होना चाहिए, ये चीज़ हुई। और तीसरा चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, एटलेक्टोट्रामा, क्योंकि लंग्स कोलैप्स होने वाले होते हैं, सर्फेक्टेंट नहीं है। तो इससे बचने के लिए ना हम पीप को बढ़ा देते हैं। और पीप क्या होता है, पॉजिटिव एक्सपायरेटरी एंड प्रेशर। तो पॉजिटिव एक्सपायरेटरी एंड प्रेशर क्या करता है कि जब एक्सपायरेशन की कंडीशन आती है तो यहाँ पे लंग्स में जो होता है कुछ प्रेशर बचा रहता है, ताकि ये जो एल्वोलाई है ये कोलैप्स ना हो। तो ये कम से कम ना 5 सेंटीमीटर ऑफ द वाटर ये होना चाहिए। तो इससे कम अगर हो गया तो कोलैप्स हो जाएगा। इस वजह से इससे ज़्यादा हम इसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ही रखते हैं, और इसको हम मेंटेन रखते हैं हाई पीप से, ठीक है। तो हाई पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, तो इसके जरिए हम इसको मेंटेन रखते हैं। तो ये विली से बचने के लिए, वेंटिलेशन इंड्यूस्ड लंग इंजरी से बचने के लिए ये हम 3 चीज़ फॉलो करते हैं। पहला कि टाइडल वॉल्यूम को हम कम रखेंगे, दूसरा बैरोट्रामा से बचने के लिए हम ड्राइविंग फोर्स को कम कर देंगे, और तीसरा हम एटलेक्टोट्रामा से बचने के लिए पीप को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पीप के बारे में बताया भी दिया गया है कि कीप्स एल्वोलाई ओपन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन में ये पीप्स को बढ़ाए रखने से फायदा होता है कि एल्वोलाई जो होती हैं ओपन रहती हैं, कोलैप्स नहीं होती हैं। तो इस तरीके से हमारा ARDS का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और ARDS में अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो हाइलिन मेम्ब्रेन की हम बात किए थे, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है हाइलिन, यहाँ पे देखिए ये बन जाते हैं, ठीक है। एल्वोलाई के बीच में देखिए हाइलिन का फॉर्मेशन हो गया, ये हम डायग्राम दिखा दिए। और इस तरीके से हमारा ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम पैथोफिजियो की बात किए, इसको हम यहाँ से समझा दिए, और यहाँ पे थ्योरी में देखिए स्टेप वाइज दिया गया है, इसको भी हम एक्सप्लेन किए। और कॉजेज़ की बात की गई तो मोस्ट कॉमन कॉज सेप्सिस है, और उसमें भी प्राइमरी जो होता है ये लंग सेप्सिस यानी पल्मोनरी सेप्सिस होता है, और ये सारे होते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और बताएं कि बच्चों में, नियोनेट्स में हमको ARDS क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि सर्फेक्टेंट नहीं होता है, जिस वजह से एल्वोलर कोलैप्स हमको फौरन देखने को मिलता है। तो वही प्रीटर्म इन्फेंट में इस वजह से देखने को मिला, और ड्राउनिंग पेशेंट में भी हमको इस वजह से देखने को मिलता है। और ये लॉस ऑफ सर्फेक्टेंट हमको नॉर्मल हेल्दी पेशेंट में भी देखने को मिलता है, यानी एक एडल्ट पेशेंट है उसमें भी पहले ये सारी प्रोसेस होगी, इसकी वजह से ये टाइप 2 न्यूमोसाइट डैमेज होंगे, जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट लॉस होंगे, उसमें भी एल्वोलर कोलैप्स का चांस होता है। इसी वजह से जब हम मैकेनिकल वेंटिलेशन करते हैं तो यहाँ पे पीप को हम बढ़ाए रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया ये ARDS फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। तो ARDS ये चारों क्राइटेरिया ये फॉलो होगा तभी जाके ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। और एक वर्ड में हम बोले कि ARDS क्या होता है, तो ये
नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, ये जो होता है ये ARDS होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये ARDS है। और हम बताएं कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस में देखिए ये सारे कॉन्सिक्वेंस तो है और डेथ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें। इस वजह से इसको मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही टाइम क्रूशियल होता है, यानी टाइम पे करना ज़रूरी होता है।